चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं 8.1 का। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि राइट एंगल किस पॉइंट पे बन रहा है, सबसे जरूरी, ठीक है। और ए बी की वैल्यू दी हुई है, बी सी की वैल्यू दी हुई है और मुझे साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे मालूम है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं या रेशोस होते हैं, साइन ए, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। मुझे सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहली स्टेप क्या रहती है इन क्वेश्चनों को करने के लिए? पहली स्टेप रहती है आपको डायग्राम बनाना है। पहली स्टेप में चाहे रफ डायग्राम बनाया, डायग्राम के नंबर मिले ना मिले लेकिन कटते कभी नहीं है। अगर आप गलत भी बना देंगे तो डायग्राम के नंबर मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन मिल जरूर जाएंगे और इंप्रेशन भी अच्छा बढ़ता है सामने वाले के ऊपर, है ना। तो इसको डायग्राम को थोड़ा फिर से अच्छे से बनाते हैं। राइट एंगल तो लगे, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब आप इसमें नाम कैसे रखेंगे कि किसको ए बोलना है किसको बी बोलना है? तो स्टार्टिंग हमेशा ये देखिएगा कि राइट एंगल कहाँ पे बनता है, इस पॉइंट पे बनता है जहाँ पे दो लाइनें परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट होती हैं। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इनका जो 90 डिग्री का बन रहा है राइट एंगल एट बी, उन्होंने बोला राइट एंगल बी पे बन रहा है, तो यहाँ पे बी लिखिए, यहाँ पे गलती मत करिएगा, ये बी होगा। अब बचे ए और सी। ए और सी आपकी जो भी इच्छा वहां रख दीजिए। आप बोल रहे हैं मैं ए को यहां रखना चाहता हूं, सी को यहां रखना चाहता हूं, कोई बोलेगा मैं ए को वहां रखना चाहता हूं, सी को यहां, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बी की वैल्यू यहां होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला राइट एंगल बी पे बन रहा है, मतलब बी जो एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और 90 डिग्री कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है, बी फिक्स करना है। चलिए ठीक है। अब मुझे क्या क्या डाटा दिया है तो आप देखेंगे ए बी दिया है मुझे 24 सेंटीमीटर, तो ये जो ए बी की लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। कहां से कहां तक की? यहां से लेके यहां तक की। फिर मुझे दिया है BC दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये BC जो ट्रायंगल की साइड है उसकी लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर की। ये BC जो लेंथ है साइड है वो इतनी लंबी है, 7 सेंटीमीटर लंबी है। अब मुझे AC निकालना है, तो AC कैसे निकालूं? तो हमने छोटी क्लास में सीखा है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली बनी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनी है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? बोलती है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड आपको मालूम है तो मैं तीसरी साइड बता सकती हूँ राइट एंगल ट्रायंगल की। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? तो मैं यहां लिखता हूं, कहां लिखूं? चलिए यहां लिख देता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है h² बराबर b² प्लस p²। लोग इसे हाई बीपी के तौर पे भी याद रखते हैं। हाई HBP ब्लड प्रेशर रहता है ना, हाई बीपी ज्यादातर लोगों को रहता है, तो लोग ट्रिक याद रख लेते हैं कि h² बराबर b² प्लस p², हाई बीपी। चलिए ठीक है। अब h क्या होता है? तो h होता है जो भी राइट एंगल साइड के सामने वाली साइड है उसको h बोलते हैं। तो मतलब ये h है, h मतलब BC, AC, h मतलब AC। राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल जिस पॉइंट पे बन रहा है या जिस वर्टाइसिस पे राइट एंगल बन रहा है उसके जो सामने वाली साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस कहलाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि AC का स्क्वायर, हाइपोटेनस मतलब AC। अब बचता है बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस की बात हमेशा एंड में की जाती है, पहले हाइपोटेनस की बात करी जाती है फिर परपेंडिकुलर की बात की जाती है। परपेंडिकुलर कौन होगा? तो मैं बोलूंगा कि परपेंडिकुलर वो होगा, परपेंडिकुलर डिपेंड करता है एक्यूट एंगल पे। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का बन गया, बाकी के जो दो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, 90 डिग्री से कम के एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर इन्हीं पे डिपेंड करेगा। तो मैं बोलूंगा कौन से एंगल की बात चल रही, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन में देखिए भैया ए की बात चल रही, कॉस ए साइन ए, है ना, कॉस ए साइन ए, एंगल ए की बात चल रही। तो एंगल ए मतलब इसकी बात चल रही, तो मैंने यहाँ पे एरो लगाया, क्या ना भाई आपकी बात चल रही। एंगल ए की जो सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। अगर एंगल सी के सामने, एंगल सी की बात चल रही होती तो एंगल सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती। तो परपेंडिकुलर डिपेंड किस पे करता है? एक्यूट एंगल पे। हाइपोटेनियस किस पे डिपेंड करता है? राइट एंगल पर, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और बची जो साइड है उसे मैं बेस बोल दूंगा। तो मैं परपेंडिकुलर की बात करता हूं, तो इस एंगल की बात चल रही थी, इसके सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये परपेंडिकुलर होगी, ये वाली, ये P है ना, और ये H हो गई, और B कौन हो गया? ये बची हुई साइड B हो गई। अब ये सारी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। मुझे मालूम है बेस कितना है 24, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर मतलब देखो इसके सामने वाली साइड ये 7, तो 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे AC² इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर होता है 576,
प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे 9 और 6 15, कैरी आया 1, 5 और 4 7 4 11 और 1 12, कैरी आया 1, 5 और 1 6, ये हो गया AC स्क्वायर। ये तो AC स्क्वायर आया, मुझे तो AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर हटाना तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं। जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे तो AC का स्क्वायर के ऊपर रूट लग जाएगा, यहाँ 625 के ऊपर रूट लग जाएगा। अब आप देखेंगे स्क्वायर और रूट एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, तो यहाँ AC आ जाएगा और यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 25 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो AC आ गई, ये आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि सेंटीमीटर में यूनिट चल रही। तो आपने क्या करा कि उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था और उसकी 2 साइड दी हुई थी, तीसरी साइड मैंने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाला। हमेशा ऐसे ही निकालना है, क्यों, क्योंकि तीनों साइड मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा। चलिए पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखते हैं, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, साइन ए की। मुझे मालूम है साइन ए का मतलब होता है, साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशो को मैं साइन बोलता हूँ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन है, तो आप बोलोगे कौन से एंगल की बात चल रही है, ए के लिए, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए के सामने वाली साइड BC, तो ये हो गया BC। एच कौन है, एच हमेशा फिक्स रहेगा राइट एंगल के सामने वाली साइड AC, तो ये AC हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाइए भाई, तो आप बोलेंगे साइन ए एज इट इज, BC मुझे दिया हुआ है भैया, BC दिया था क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 हो गया। AC मैंने अभी निकाला 25, तो ये 25 हो गया। तो इसका मतलब है जो साइन ए की वैल्यू आई वो आ गई 7/25। देखिए कितने आराम से आ गई। फिर आप बोलेंगे मुझे कॉस ए की वैल्यू भी तो फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा ठीक है कॉस ए लिखते हैं। कॉस ए का मतलब होता है B/H, याद रखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस में आपने फॉर्मूले तो याद करे ही हैं हमने। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, साइन कॉस टेन, कॉस एक्स सेक कॉट। साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, टेन होता है P/B। ठीक है, कॉसेक होता है H/P, सेक होता है H/B और कॉट होता है B/P। यहाँ BPH कौन है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है, राइट एंगल जिस एंगल पे बन रहा है, जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन होगा, जिस भी एक्यूट एंगल के बारे में बात चल रही है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और बची हुई साइड बेस। परपेंडिकुलर हमेशा बदलता रहेगा। अगर एंगल ए की बात चल रही तो एंगल ए के सामने BC है, तो ये परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर एंगल C की बात चल रही है तो जैसे एंगल C के सामने AB है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर शिफ्ट होता जाता है, वो डिपेंड करता है एक्यूट एंगल पे। क्या ना, हमें कैसे पता चलेगा किस एंगल के बारे में बात चल रही है, तो मैं बोलूँगा देखो ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साइन ए कॉस ए, तो एंगल A के बारे में बात चल रही है, ऐसे पता चलेगा। इतना ही सिंपल है जितना मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं करना। 2 साइड दी रहती, तीसरी साइड निकालो पाइथागोरस थ्योरम से और फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। और फॉर्मूला भी याद रखने की लोगों ने अलग अलग ट्रिकें बनाई हैं। पंडित वीरभद्र हर हर बोले, है ना, किसी ने बोला पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सब ने अपनी अपनी ट्रिक बनाई है। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, डायरेक्ट याद हो रहा है डायरेक्ट याद कर लो। मुद्दा यह है कि याद करना है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के 6 फॉर्मूले, है ना। साइन क्या होता है P/H, तो कॉस हो गया B/H। तो B कौन है, तो B मतलब बेस। बेस क्या था हमारा, बेस है हमारा AB, बेस है हमारा AB। क्यों, क्योंकि एंगल A के बारे में बात चल रही है, अभी एंगल थोड़ी शिफ्ट हुआ है। फिर आते हैं H, H तो हमारा फिक्स है AC। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप देखेंगे AB की वैल्यू, AB कितना है मेरा, AB क्वेश्चन में दिया था 24, ये 24। AC कितना दिया है, AC दिया है 7, तो ये मेरा 7 आ गया। ठीक है, ये मेरा 7 आ गया। तो आपने देखा कि कॉस ए की वैल्यू मेरी आ गई 24/7, कॉस ए आ गया मेरा 24/7। कितने आसानी से आंसर आ गया, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का सेकंड पार्ट है ना, इसी का सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है। और आपसे पूछा हुआ है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। अभी किसकी वैल्यू पूछी थी आपसे, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। तो चलिए देखिए अब साइन सी कॉस सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, है ना। यहां तक तो हम सॉल्व कर चुके थे, इसको रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, ये मेरा सब रफ हो गया। अब कहानी में क्या चेंज होगा, बस इतना सा देखते हैं। कहानी में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला, है ना। ये ए ही है, डायग्राम भी सेम रहेगा, है ना, सारा डाटा सेम रहेगा। आपसे पूछा है साइन सी, तो पहले नंबर पे लिखता हूं साइन सी।
तो साइन का फॉर्मूला बताइए, आप बोलेंगे पी अपॉन एच, तो मैं बोलूंगा पी कौन, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करता है, एक्यूट एंगल पे। कौन से एंगल के बारे में बात चल रही, सी के, तो सी के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, तो सी ये है, सी के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो कौन है, ए बी, तो ए बी परपेंडिकुलर हो गई। और हाइपोटेनियस तो फिक्स ही है, हाइपोटेनियस तो हमेशा राइट एंगल के सामने है, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होती। तो आप बोलोगे पिछले क्वेश्चन में तो आपने यहाँ पे बी लिख दिया था, तो मैंने बोला बिल्कुल इस बी को मिटाना पड़ेगा क्योंकि अब ये परपेंडिकुलर हो गई है। क्यों, क्योंकि आपने एंगल भी तो बदल दिया। पिछली बार आप एंगल ए के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था। इस बार आप एंगल सी के बारे में बात कर रहे हो, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, तो इनको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपके लिए लिखे थे मैंने, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट ए बी सी लिखें। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आप बोलेंगे ए बी कितना है, तो ए बी है मेरा, कितना आया था ए बी है मेरा 24। ठीक है, और फिर है ए सी कितना है 7, ये मेरा आंसर आ गया। कितना सिंपल है। अब आप बात करेंगे कॉस सी की, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले कॉस सी लिखो, फिर उसका फॉर्मूला लिखो बी अपॉन एच। बेस को जब हाइपोटेनियस से डिवाइड करेंगे तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मिलेगा जिसका नाम है कॉस। बस इतना, ये फॉर्मूला होता है कॉस का, है ना, आसान भाषा में मैं बोलूँ तो। अब बेस क्या है, तो बेस है एंगल सी। एंगल सी के लिए बेस कौन है, तो आप देखो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड, हाइपोटेनियस तो फिक्स ही है, बेस मतलब बीसी, तो ये हो गया बीसी। हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहेगी, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती, बेस और परपेंडिकुलर शिफ्ट होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। बीसी कितना है, तो आप बोलेंगे बीसी है 7, और एसी कितना है, तो एसी है आपका एसी, अच्छा एसी हमने अभी निकाला था, कितना निकाला था 25 निकाला था ना, 625 आया था, तो ये 25 था, तो ये 25 आ गया। तो आपने देखा कि मेरा साइन सी और कॉस सी कितने आराम से निकल गया। क्या क्या करना है, देखो सबसे पहले जो निकालना है वो लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कि पी कौन है, पी मतलब ए बी, एच मतलब ए सी, फिर उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। बस इतना ही आसान है जितना आपको लग रहा है ना। ट्रिग्नोमेट्री ऐसी टफ चैप्टर नहीं है, बस ये है कि हम लोग बेस खराब कर लेते हैं क्लास 10th में उसे ना पढ़ के, और फिर वो 11th में हमें पाइलअप हो जाता है हमारा, है ना, कि यार 10th का भी नहीं आता हमें और 11th का भी पढ़ना है। लेकिन यहीं अगर हम 10th का अच्छा कर लें, अपना बेस अच्छा कर लें, तो 11th हमारी बहुत अच्छे से निकलती है। और 10th में ना बहुत बेसिक से दिया हुआ है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। तो जितना आपको लग रहा है इतना ईजी है उतना ही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं जिनके फॉर्मूले होते हैं, साइन का पी अपॉन एच, कॉस का पी अपॉन एच, टेन का पी अपॉन बी, बाकी सबके भी। दूसरा ये याद रखना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। कब लगती, राइट एंगल ट्रायंगल में लगती, मतलब पूरे ट्रिग्नोमेट्री में लगेगी। क्यों लगाई जाती है, जब ट्रायंगल की 2 साइड पता हो, तीसरी साइड निकालनी हो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाती है। तीसरी साइड निकालना क्यों है, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में पी बी एच तीनों पता होने चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन होता है, राइट एंगल के सामने वाली साइड। परपेंडिकुलर कौन होता है, कहना एक्यूट एंगल पर डिपेंड करेगा। अगर एंगल ए के बारे में बात चल रही तो उसके सामने वाली साइड को मैं परपेंडिकुलर बोलूँगा, अगर एंगल सी के बारे में बात चल रही तो उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलूँगा। जो बच गई साइड वो बेस के बारे में सबसे एंड में सोचा जाता है। इतना ही सिंपल है, इसमें ख़त्म हो जाती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, tan p माइनस कॉट आर पूछा है। ठीक है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, कैसे पता चला, क्योंकि देखो ये सिंबल बना है, मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है तो ये राइट एंगल ही होगा। और ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में 90% बात की जाएगी, 99%। 1% है कि हम बाकी के ट्रायंगल के बारे में चले जाएंगे थोड़ा बहुत, नहीं तो हम 99% राइट एंगल ट्रायंगल पे खेलेंगे। ठीक है, मुझे तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि तीनों साइड पता होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल की, तभी आप शुरुआत करना क्वेश्चन की, है ना। तो कैसे निकालें, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पीटी। क्या होता है, अभी बताया था आपको, हाई बीपी एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, एच कौन होगा, तो राइट एंगल के सामने वाला है एच, है ना, जो कि लिखा है 13, तो यहाँ पे लिखा 13 का स्क्वायर। बेस कौन होगा, तो बेस अब आप बोल रहे हैं भैया कि किसको माने, है ना, कौन से एंगल के बारे में बात चल रही, तो मैंने बोला चलो पी के रेफरेंस में ले लेते हैं, पी और आर दोनों है, तो पी के रेफरेंस में ले लेते हैं, ये पी हो गया। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर हो गया, तो यहाँ पे लिखा मैंने क्यू आर का स्क्वायर। और बेस मतलब ये वाली साइड हो गई जो कि 12 दी हुई है, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर।
हालांकि जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो किसी को भी हाइपोटेनियस को बस सही मानो, बाकी परपेंडिकुलर बेस किसी को भी कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। उनने इस तरीके से डिजाइन करा, बीच में प्लस का साइन है, चाहे इसमें ये जोड़ूं चाहे इसमें ये जोड़ूं, क्या फर्क पड़ता है। कोई बोलेंगे हम तो बेस को क्यू आर मान रहे हैं, मान लो, है ना, परपेंडिकुलर को 12 मानना पड़ेगा, तो ये चीज़ यहाँ जाएगी, ये चीज़ यहाँ जाएगी, कोई गलती नहीं है। तो जब भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो परपेंडिकुलर बेस में कंफ्यूजन मत पालें, जो इच्छा मान लो, हाइपोटेनियस फिक्स कर दें, कहना राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनियस। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें वहां पे, तब ध्यान देना है परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, क्योंकि वहां पे एंगल चेंज, परपेंडिकुलर चेंज और बेस भी चेंज। ठीक है, बस ये याद देना है। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, है ना, प्लस का क्यू आर मुझे निकालना है। क्यू आर की वैल्यू निकालना है तो 169 में से 144 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस साइड आ गया तो माइनस में आएगा। आपको मालूम है अगर 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आएगा, 25 आएगा क्यू आर स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाना है मुझे तो इसके ऊपर रूट लगा दूंगा, तो यहाँ पर रूट लग गया और वहाँ से स्क्वायर हट गया। कैसे करा जाता है, एक लाइन लिखनी पड़ती है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर 25 के रूट के बारे में बात करें तो 5 होता है ना, 5, तो इसका मतलब है जो क्यू आर आ गया वो 5 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ पे मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर, ये मेरा क्यू आर आ गया। अब देखो क्वेश्चन कितने सिंपल हो गया है। ये पाइथागोरस थ्योरम से एक साइड निकाल ली क्योंकि 2 दी हुई थी। अब मुझे tan p निकालना है, तो मैं बोलूँगा tan का फॉर्मूला बोलो तो आप बोलोगे p/h, मैं बोलूँ cot का फॉर्मूला बोलो तो आप बोलोगे b/h। लेकिन यहाँ पे tan p लिखा है, p, तो p के लिए, p एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, उसके सामने वाली साइड, मतलब क्यू आर, तो यहाँ पे आएगा क्यू आर। H के बारे में कभी नहीं सोचना, H फिक्स रहता है जो कि पी आर है, राइट एंगल के सामने वाला, माइनस बेस। अब कॉट के बारे में बात चल रही और एंगल आर के बारे में बात चल रही, एंगल आर के बारे में बात चल रही, तो एंगल आर के लिए B कौन है, एंगल आर के लिए, एंगल आर के लिए P है PQ, और B कौन है, B है QR, तो यहाँ B है QR, तो मैं यहाँ QR लिखूंगा। और H कौन है, H तो फिक्स है, क्या है, PR। तो आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में, अच्छा क्या था, अच्छा सिर्फ एक पॉइंट था कि यहाँ पे उन्होंने एंगल बदल दिए, P नहीं लिया उन्होंने, P लिया और R लिया। P, जब एंगल P के बारे में बात चल रहा है तो एंगल P के लिए ये परपेंडिकुलर है उसके सामने वाली साइड, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। लेकिन जब R के बारे में बात चल रही है तो R के लिए परपेंडिकुलर ये है PR, उसके सामने वाली साइड, बेस कौन है, ये, हाइपोटेनियस फिक्स है। तो आप क्या नोटिस कर रहा है कि हाइपोटेनियस चेंज नहीं होती, हाइपोटेनियस फिक्स है, परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे। अगर आपने एंगल बदला तो एंगल बदला, तो परपेंडिकुलर बेस बदला है। ठीक है, तो चलिए, तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाइए। तो आप बोलेंगे क्यू आर कितना है, तो आप बोलेंगे 5, और पी आर भाई, तो पी आर है आपका 13, माइनस फिर क्यू आर कितना है, अच्छा ये तो 0 आंसर आ रहा है, ये तो 0 आंसर आ रहा है, क्यों, क्योंकि सभी तो सेम आ गया है। तो tan p, tan के लिए p/h, p मतलब 5/13, ठीक है, ये अपन ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 5/13, और b के लिए cot r, b/p। अरे यार फॉर्मूला ही गलत लगाया यार, क्यों, p/h कब से आने लगा, सॉरी ये हमारी गलती है ना, अब इतना पढ़ाना हो जाता है कि tan का ही फॉर्मूला गलत लगा दिया। tan में p/b होता है, क्या होता है, p/b, माइनस कॉट का होता है b/p, tan का p/b, कॉट का b/p। हमने साइन और कॉस का लगा दिया था, है ना, साइन p/h और b/h, क्योंकि पिछला क्वेश्चन साइन का था ना, तो उसी वही वो दिमाग में चल रहा था। अब p बताओ, एंगल p के लिए, अगर एंगल p के बारे में बात चल रही तो ये जो साइड है वो p है, क्योंकि उसके सामने यही है, तो क्यू आर हो गया आपका p। बेस कौन है, अगर ये p है ये h है, तो बेस ये हो गया pq, तो ये हो गया pq आपका बेस हो गया, माइनस। जब एंगल r के बारे में बात चल रही है तो एंगल r के लिए जो p है, एंगल r के लिए जो p है, p उसके सामने वाली साइड मतलब pq, तो ये आपकी pq नीचे, क्योंकि p नीचे लिखा हुआ है। बेस कौन है, कहना ये हाइपोटेनियस, तो बेस बचाइए, तो ये आ गया आपका 5, मतलब 5 मतलब क्यू आर, ये हो गया आपका क्यू आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाइए आप, है ना, अभी भी बिल्कुल वही आंसर आ रहा है, अभी भी 0 ही आंसर आ रहा है क्या, तो आप देखेंगे कि यार सब कुछ तो सब, क्यू आर कितना है, क्यू आर है आपका 5 और पी क्यू कितना है
पी क्यू है आपका 12 माइनस क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू है आपका 12, तो ये सेम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आ गया। इसका आंसर 0 आ रहा है, वही मुझे खटक रहा है कि यार आंसर 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि आंसर 0 आने पर ना थोड़ा हिचकाट सी होती है कि ना यार आंसर 0 सही है कि नहीं। पी के लिए है ना, पी अपॉन 5/13 और आर के लिए हाँ 12 बेस 5/13 सही है भाई, 0 ही आएगा, है ना। कई बार आंसर 0 आता तो थोड़ा आप भी थोड़ा रुक जाया करके ना, जब ऐसे आंसर कई बार नेगेटिव आ जाता तो हमें लगता गलत तो नहीं आ रहा है, ऐसे आंसर जब 0 आता तो भी लगता गलत तो नहीं आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन में तो पूरा 0 ही आ रहा है ना। तो आपने देखा कि अच्छा क्या था इस क्वेश्चन में कि एंगल अलग अलग चेंज करके दिए। अगर यहाँ पी लिखा और यहाँ भी पी लिख देते तो क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं बनता। और लोग गलती इसमें क्या करेंगे, एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर और बेस को नहीं बदलेंगे, वो वही रख देंगे जो उसमें था, है ना। एंगल पी के लिए जो परपेंडिकुलर माना था वही रख देंगे। जल्दबाजी में गलती हो जाती है, ठीक है, सबसे नहीं कह रहा लेकिन हो जाती है गलती। 10 में से 2 बच्चे तो गलती करते ही हैं, क्योंकि हम एंगल पे ध्यान नहीं देते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़रूरी है एक्यूट एंगल पे ध्यान देना। चलिए, ये होता है आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्या था, ट्रायंगल की 2 साइड दी थी, तीसरी आप हमेशा पाइथागोरस से निकालते हैं और बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिए हैं उनकी वैल्यू आप फाइंड करते हैं। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये होता है कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की वैल्यू दे देंगे और बाकी के बचे कितने, टोटल 6 हैं, तो बाकी के 5 में से कोई से किसी की भी पूछ लेंगे। हो सकता है पूरे 5 की पूछ ले या हो सकता है कोई 2 की पूछ ले। तो इस क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। तो आप बोलोगे कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है और हमें कॉस ए और टेन ए निकालना है, मतलब सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछे और दिया तो एक ही है, एक ही दिया रहेगा हमेशा। करने की स्टेप देखिए करना कैसे। सबसे पहले गिवन लिखें। आप देखेंगे गिवन में लिखा मैंने साइन ए बराबर 3/4। अब मैं बोलूँगा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे साइन का एक और फॉर्मूला होता है भैया P/H। क्या होता है, P/H। तो इसका मतलब है साइन की जगह मैं P/H लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया P/H। तो P/H की वैल्यू कितनी हो गई, 3/4। इसका मतलब हो गया जो P हो गया वो 3 हो गया, H मतलब 4 हो गया। अब ये पूरी बात सही नहीं है। P जो है वो है 3 और एक कांस्टेंट लगा दो आप K। कांस्टेंट क्यों लगा रहा है मैं समझाता हूँ। H कितना है, तो कहना H है 4K। कोई भी कांस्टेंट मतलब एक वेरिएबल कोई भी मल्टीप्लाई कर लो, आपको जो भी पसंद है, ABCD PQRS जो बुक वाले K यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने K यूज़ कर दिया है। अब ऐसा क्यों करना है उसका रीज़न सुनो। अगर आपसे किसी ने बोल दिया भाई कि x अपॉन जो y है, x अपॉन y, इसकी वैल्यू सपोज करो 2 बंदे हैं। क्या है, 2 बंदे हैं A और B। A की एज है सपोज करो 20 ईयर्स और B की एज है वो है 30 ईयर्स, है ना। अभी अलग अलग लिखें। मैंने बोला इन दोनों की एज को डिवाइड कर दो, इन दोनों को, तो आपने इन दोनों की एज को डिवाइड करा तो A/B आ गया, तो यहाँ आ गया 20/30। लेकिन आप 20/30 थोड़ी लिखोगे, आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे। आप इसे सिंप्लीफाई करके क्या लिख दोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दोगे तो आंसर लिख दोगे 2/3। अब मैंने ये सब कुछ हटा दिया और मैंने आपसे बोला भैया A और B 2 बंदे हैं, उनकी जो एज का रेशो है, मतलब उनका जो एज, हमने उनकी दोनों की एज को जब डिवाइड करा तो आंसर आया 2/3। और ये सब हटा दिया। किसी नए बंदे को मैंने सिर्फ इतना डाटा दिखाया, तो मैं उससे पूछूंगा बताओ A की एज क्या है और B की एज क्या है, तो वो बोलेगा कि ये A की एज 2 है, B की एज 3 है। अगर वो डायरेक्ट कंपेयर कर रहा है और आपको पता ये गलत है, क्योंकि A की एज तो 20 थी और B की एज 30 थी। ये गलती हुई क्यों, ये गलती इसलिए हुई क्योंकि उसने डायरेक्ट कंपेयर कर लिया। जब भी आप रेशो में डिवाइड करते हैं, मतलब रेशो निकालते हैं, ये रेशो ही होता है, इसको रेशो भी बोलते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो आप A/B, तो आंसर आ गया 2:3। अगर हम 2 चीज़ों को डिवाइड करके आंसर लिख रहे हैं, है ना, तो हम डायरेक्ट आंसर नहीं बोलेंगे कि A बराबर 2 है, B बराबर 3 है। तो फिर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे A बराबर जो है वो 2 और एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई, वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपको पसंद है, K का मल्टीप्लाई कर दिया और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3K। ये K कौन है, ये वो K वो वैल्यू है जब इन दोनों को डिवाइड करा और ये दोनों से कैंसिल आउट कर दिया था आपने। किससे कैंसिल आउट करा था आपने दोनों नंबरों को, आप बोलोगे 10 से। 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। तो ये जो K है ना वो 10 है। वो कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन में डाटा दिया रहता है उससे पता चल जाता है।
अब आप जैसे ही देखो के की वैल्यू 10 रखेंगे तो के की वैल्यू 10 रखने पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 और बी की वैल्यू आ जाएगी 30। ये बिल्कुल सही आंसर है कि ए की एज 20 थी, बी की एज 30 थी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कंपेयर कर लेते तो ए की वैल्यू 2 मिलती, बी की वैल्यू 3 मिलती, मतलब ए 2 ईयर का, बी 3 ईयर का। आपको मालूम ये तो गलत है, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग करी थी हमने ए को 20 ईयर माना था, बी को 30 ईयर माना था। तो जब हम दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो एक चीज़ कट जाती है, जो कैंसिल आउट होता है, उसको हम हमेशा वेरिएबल के तौर पे लिख देते हैं, जिससे कि बोलते हैं के। कोई भी वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और वो क्या होता है वो भी बता दे रहा हूँ, वो एचसीएफ होता है। इन दोनों नंबरों का एचसीएफ 20 और 30 का एचसीएफ 10 होता है। तो वो जो के की वैल्यू है वो 10 है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब है कि अगर मुझसे बोलेंगे कि P बराबर 3 लिखा है तो ये गलत है। कोई बोलेगा कंपेयर करके बताओ P कितना है, तो आपको मालूम है ये दोनों नंबर डिवाइड में लिखे, और डिवाइड में मतलब रेशो है ना, ये देखो डिवाइड में या रेशो बात एक ही है। तो आप P की वैल्यू 3 नहीं बोलेंगे कभी भी, आप बोलेंगे 3K। कोई भी एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, और H की वैल्यू 4K। कोई पूछेगा क्यों, कहना भैया ये रेशो है, ये इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू तो वो है जब ये डिवाइड होने से पहले थी, देखो सिंप्लीफाई होने से पहले। ये है इनकी एक्चुअल वैल्यू ए और बी की, 20 और 30। जब आपने इनको सिंप्लीफाई कर लिया, ये जो वैल्यू आई ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये इन दोनों की एज का रेशो है। तो हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं करेंगे, ए की वैल्यू 2 है, गलत हो जाएगा। ए की वैल्यू 20 थी, है ना, तो ए की वैल्यू पी की वैल्यू 3 की हो गई, एच की वैल्यू 4 की हो गई, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गई। और अगर नहीं समझ में आई, मैं आपको आसान भाषा में बोलूँ तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपको दो चीज़ें डिवाइड में लिखी हों, ठीक है, यहाँ पे, और कोई पूछे आपसे कि ए की वैल्यू बताइए, तो आप जल्दबाजी में ए बराबर 5 बोल देंगे तो ये गलत है। आप बोलेंगे ए बराबर 5 और एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देंगे के, है ना, और बी की वैल्यू 6 की, और के की वैल्यू जैसे ही आपको मिलेगी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, के मिल गया 5, 10 जो भी मिले यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना दोनों जगह, और दोनों जगह सेम वेरिएबल लेना। इतनी सी बात है, कहने का मतलब हमारा यही था। चलिए, अब P मिल गया, H मिल गया। अब मुझे मालूम है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, रफ डायग्राम बना लिया करें। हमने बोला था ना डायग्राम के मार्क्स मिले या ना मिले, लेकिन कटेंगे कभी नहीं कि आपने गलत डायग्राम बनाया आपके मार्क्स काट लिए, नहीं नहीं, वो तो एक हमने अपने सहूलियत के लिए बनाया जिसमें फैकल्टी का भी फायदा हो गया। कैसे, हमने डायग्राम बनाया तो उन्हें भी चेक करने में आसानी हुई, तो डायग्राम के मार्क्स हमेशा मिल ही जाते हैं, और ना भी मेरा तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि यार इस बंदे ने डायग्राम से करा है, ठीक है। चलिए, ये डायग्राम बना लिया मैंने ए बी सी, है ना, एंगल ए के बारे में बात चल रही थी तो इसलिए एंगल ए को यहाँ ले लिया, या यहाँ ले लो, यहाँ मत लेना, यहाँ तो राइट एंगल पर के बारे में, मतलब जिस एंगल पर राइट एंगल बन रहा है वो लेंगे हम। तो ए पे तो नहीं बन रहा क्योंकि ए दिया हुआ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हमेशा एक्यूट एंगल दिया रहता है, तो ए को या तो यहाँ मानो या यहाँ मानो, यहाँ नहीं मान सकते। चलिए ठीक है, अब मुझे बताइए ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, कहना ये है परपेंडिकुलर, है ना। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, ये है मेरी परपेंडिकुलर, है ना। ये है ए के लिए बेस, और हाइपोटेनियस तो फिक्स ही है, ये है हाइपोटेनियस। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाइए, तो आप बोलोगे पी की वैल्यू है 3K, ये हो गई पी की वैल्यू 3K। एच की वैल्यू है 4K, तो यहाँ मैंने 4K रख दिया। मुझे बी निकालना है, तो बी निकालना है मुझे पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेनी पड़ेगी, तो जल्दी लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखिएगा आप एग्जाम में, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है जल्दी लिखवाइए। एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। लोग कैसे याद रखते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। एच की वैल्यू बोले तो आप बोलेंगे 4K, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4K का स्क्वायर। बी मतलब आपका आएगा, बी तो मुझे निकालना है, तो बी की वैल्यू मैं ए बी लिख दे रहा हूँ, है ना, ए बी का स्क्वायर प्लस पी मतलब 3K का स्क्वायर। अब आप के पे ध्यान मत देना, आप बोलोगे ये के कैसे निकलेगा भैया, ये के पे कई लोग ध्यान के पे ही देते रहते हैं, कहना के कैसे आएगा, आपने के लगा तो दिया, के की वैल्यू कैसे निकालूंगा। मैं बोलूँगा निकालनी ही नहीं है, एंड में जाके के कैंसिल आउट हो जाता है हमेशा ही, तो के पे ध्यान ही नहीं देना। इसलिए आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, के पी क्यू आर एक्स जो मानना है आपको। सिंप्लीफाई कराइए, 4K का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और के का भी स्क्वायर होगा जो कि हो जाएगा के स्क्वायर। यहाँ ए बी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ हो जाएगा 9K स्क्वायर। ये 9K स्क्वायर इस साइड आएगा, सब्ट्रैक्शन में होगा, सब्ट्रैक्ट होगा 16 से, तो कितना बन जाएगा 7K स्क्वायर। 16 माइनस का 9 7 होगा क्या, नहीं भाई, है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 6K स्क्वायर होगा ना,
6k², ये आ गया AB²। ठीक है। अच्छा साइन ए 3/4 था। ठीक है, 3/5 होता ना तो ट्रिपलेट बन जाती। चलिए ठीक है, AB² आ गया है ना। चलो AB की वैल्यू क्या आएगी, तो अगर मैं देखूं तो AB² जो आ गया है वो क्या है आपका 6k²। ठीक है, AB आ गया आपका 6k²। तो जब AB निकालेंगे तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले के ऊपर रूट लग जाता है, तो ये आ गया आपका रूट। अब देखिए 6 तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो वो रूट के बाहर नहीं आएगा, तो वो एज इट इज उसके ऊपर तो रूट लगा रहेगा। लेकिन के का स्क्वायर जो है वो रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे के आ जाएगा, रूट के बाहर k² का रूट के हो जाएगा। ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, ये मुझे AB की वैल्यू मिल गई। और यहीं से मेरा ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस साइड्स मिल गई मुझे, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड मिल जाए फिर आपका ये मान के चलिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल आपसे बन गए। इसीलिए पहली स्टेप ये रहती है कि राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड पता करना। अगर आपको 2 दी हैं तो तीसरी पता करो। ठीक है, चलिए अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना है कॉस ए और tan ए की वैल्यू। कहाँ निकालूं, यहाँ निकालता हूँ। कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए का मतलब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H। ठीक है, कॉस ए अपनी जगह, B बोलिए तो एंगल ए के लिए B कौन है, एंगल ए के लिए B है AB, तो मैंने यहाँ लिखा AB। H कौन है, H तो फिक्स है, कौन है AC। अब AB की वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे AB की वैल्यू भैया अब भी आपने निकाला √6k, और AC की वैल्यू है आपकी 4k। आप जरा नोटिस कर रहे हैं कि k से k कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ, तो ये k से k कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर आ गया √6/4। ये आ गई आपकी cos A की वैल्यू। cos A की वैल्यू क्या करा मैं, वो तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, है ना, इतनी मेहनत क्यों करी। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कितने तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना, कि आपको जो गिवन था आपने कैसे रिप्रेजेंट करा, फिर ये लिखा, फिर ये, और फिर डायग्राम, और फिर ये भी बताया, सब कुछ बताया। अब देखिए ये डायरेक्ट कर लेते हैं। tan का फॉर्मूला होता है P/H। P/H क्यों आ रहा है यार बार बार दिमाग में, P/B। P कौन है, P है 3k। B कौन है, B है आपका AB अब भी आपने निकाला √6k, तो हो गया √6k। k से k फिर कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 3/√6। 3/√6, ये मेरा आंसर आ गया। तो आपने देखा मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया था, बाकी के 2 कैसे निकाले। अब इसी क्वेश्चन को आप ऐसे सोचिए कि cos A तो पूछा था, tan A भी पूछा था, साथ में cos A के भी पूछ लेते, cot A भी पूछ लेते और sec A भी पूछ लेते, तो मैं वो भी निकाल देता, क्योंकि सबके फॉर्मूले मुझे पता है, और सबके फॉर्मूले पता है, और राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड भी पता है, तो मैं सब कुछ निकाल लेता। तो आप देख रहे हैं यार लोग फालतू हवा बना के रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री को, जबकि ट्रिग्नोमेट्री तो बड़ी आसान है ना, बस वो करना नहीं चाह रहा है तरीके से। सही बात ये है, एक बार एक्सरसाइज को आराम से सुकून से बैठ के कर ले तो उनको ट्रिग्नोमेट्री बड़ी आसान लगेगी, क्योंकि 2-3 टाइप के क्वेश्चन तो हैं ही। अगर इस एक्सरसाइज की बात करें, अगली एक्सरसाइज में फिर 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, और वो 2-3 टाइप के क्वेश्चन में ही 3-3 क्वेश्चन है, तो एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया मतलब आपसे वो तीनों क्वेश्चन बन गए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिर वही एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है और बाकी की 2 की पूछी है, तो जल्दी करेंगे आप क्योंकि पिछला सीख चुके हैं। लेकिन सबसे पहले ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू तरीके से निकालते हैं। ये 15 cot A है, मुझे cot A की वैल्यू चाहिए, तो 15 उस साइड डिवाइड में चला जाएगा, तो 8/15 हो गया। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, 15 को यहाँ पहुँचा दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था sin A = 3/4। लोगों ने क्या करा कि ऐसा दे दिया 4 sin A = 3, 4 को यहाँ पहुँचा दिया। अब लोग कंफ्यूज हो गए कि ना अरे यार हमें तो sin A की वैल्यू दी थी, ये क्या दे दिया। अरे कुछ नहीं दिया, ये 4 को वहाँ पहुँचा दो, वही 3/4 बन जाएगा। ठीक है, ये आपको आपके साथ खेलने का एक तरीका है ना। चलिए cot A = 8/15 हो गया। अब cot A का फॉर्मूला क्या होता था, आप बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब है जो बेस मिला मुझे वो मिला 8, और आपको मालूम है k लगाएंगे आप, है ना, और परपेंडिकुलर कौन है 15k। फिर आप हाइपोटेनियस निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, मैं बिना उसके भी निकाल सकता हूँ, है ना। h² = b² + p²। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि हमेशा अगर एक ही एंगल के बारे में बात चल रही है तो डायग्राम ना भी बनाओ तो भी चल जाएगा। देखो ए की बात चल रही है, लेकिन अगर एक और एंगल के बारे में बात चल रही होती, सपोज करो बी के बारे में भी बात चल रही होती, यहाँ पे लिखा होता सेक बी निकालो,
तो डायग्राम कंपलसरी हो जाता, फिर इमेजिनेशन नहीं कर पाते, ठीक है। और अगर इसमें भी बना दोगे तो कोई गलत नहीं है, और मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ हर क्वेश्चन में डायग्राम बना के आओ। ए यहाँ लेंगे, बी यहाँ लेंगे, सी यहाँ लेंगे, है ना, क्योंकि ए एक्यूट एंगल है तो यहाँ ले सकते हो या ये सी की जगह पे ले सकते हो, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराओ, एस तो निकालना तो एच स्क्वायर, बेस है मेरा कितना 8k, तो 8k का स्क्वायर, पी है मेरा 15k तो 15k का स्क्वायर। जरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64k स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 है ना, 225k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 और 4 9 और 22 6 5 6 289, ठीक है। ये के स्क्वायर, ये हो गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर। मुझे तो हाइपोटेनियस चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले के ऊपर रूट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 289 के स्क्वायर के ऊपर आ गया रूट। 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, और के स्क्वायर का रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो के आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एच की वैल्यू आपकी 17 के आ गई, है ना। 289 का रूट क्या 17, के स्क्वायर का रूट क्या के। अब आपको जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट फाइंड करनी है वो निकालिए। तो आप बोलेंगे साइन ए चाहिए, साइन ए का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। पी कौन, पी मुझे मालूम है 15k है, एच अब भी निकाला 17k, के से के को कैंसिल आउट कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 15/17, इतना आसान। सेके निकालना है तो आप निकालेंगे सेके का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अभी निकाली 17k, बेस आपने अब भी निकाला है जो दिया हुआ था बेस तो 8k, के से के कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 17/8। इसी तरीके से अगर मुझसे वो tan भी पूछ लेते, cos के भी पूछ लेते, जो पूछ लेते मैं बता देता, क्योंकि मुझे PH भी पता है। अगर PH भी पता है मतलब आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की वैल्यू पता है, ये है कहने का मतलब, ठीक है। तो आपने देखो एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन कर लिए, है ना, कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए और बाकी की वैल्यू फाइंड करनी। चलिए ये आप खुद करेंगे। क्या है भाई ये क्वेश्चन, देखिए वही है जो अभी कर रहे हैं। सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 13/12। कैलकुलेट अदर टेक्नोमेट्रिक रेशो, अदर कौन कौन से हो गए, कहना भैया साइन थीटा, और कौन कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। बस ये 5 निकालने, क्योंकि एक तो दिया हुआ है, टोटल 6 होते हैं। और अब देखो जल्दी करने की तरीका देखते हैं। मुझे मालूम है सेक थीटा कितना दिया है 13/12, सेक होता है h अपॉन बी, इसका मतलब है मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वो 5 आएगा। आप बोलोगे आपको कैसे पता है, तो जब आप करते हो तो कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट होती हैं जो हमने छोटी क्लास में सीखी हैं ना, 8th में सीखी हैं, हमारी NCERT में 8th में है ना, कि ट्रिपलेट होती हैं कि अगर एक 5 है तो एक 12 और 13, ये जो तीनों साइड है ये मिलके राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, 12 13 5, ठीक है। और 3 4 5 6 8 10, ठीक है, और 6 8 10, ये 3 तो मुझे याद है, और ऐसे कर करके 6 8 10 तो लोगों को याद रखते हैं, लेकिन ये 3 तो बहुत IMP हैं। तो देखो 12 13 तो बची क्या 5, तो जो बची हुई साइड है वो 5 आएगी, ठीक है। 3 4 अगर 2 साइड दे दी 3 और 4 तो अगली साइड क्या होगी 5। तो ऐसे लोग ट्रिपलेट याद कर लेते हैं तो उनको काम उनका जल्दी बन जाता है। तो आप तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे और आपका P 5 आएगा। अब इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन क्या होगा P अपॉन एच, कॉस क्या होगा B अपॉन एच, है ना। अब बाकी के आप निकाल लेंगे, जैसे साइन मतलब P अपॉन एच, P 5 है और H कितना है, H है आपका 13, है ना, H है 13। हाँ आपको मालूम है कि जब आप निकालेंगे तो H बराबर लेंगे 13 के, बेस लेंगे 12 के, और जो P आएगा वो 5 के आएगा। तो मैं यहाँ पे जब के लिखूंगा तो वो तो नलीफाई कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 5/13 ही बचेगा। कॉस थीटा कितना होगा B अपॉन एच, B कितना है आपका 12 के, है ना, तो ये हो गया 12 के, और H कितना है तो आप बोलेंगे H है 13 के, फिर के से के कैंसिल आउट हो गया 12/13। 2 क्वेश्चन कर लिए ना आपने। अब इस टाइप के आप सारे क्वेश्चन कर डालोगे, कोई बड़ा काम नहीं है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देंगे, बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको निकालना है। एक साइड निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, PBH मिल गया आपको, क्योंकि 2 तो दिए ही रहेंगे हमेशा क्वेश्चन में, रेशो दिया है मतलब 2 चीज़ें दी हुई हैं, बचा एक। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकालें, फिर फॉर्मूला लिखें सभी के और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। इतना आसान है, ठीक है, इतना आसान जितना मैं कह रहा हूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। क्या है ये, थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाई, मतलब थोड़ा इसे अच्छे से लिख लें। ये ऐसा एरो नहीं है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा लिखा हुआ है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी है, देन सो दैट, ये भी वही लिखा हुआ है, एंगल ए बराबर एंगल बी। हमें ये बताना है, प्रूफ इतना करना है, आसान भाषा में बोलूँ कि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है और आपको ये प्रूफ करना है कि उनका जो एंगल ए है और एंगल बी है वो भी बराबर होंगे, है ना। अगर कॉस ए बराबर कॉस बी है तो ये एंगल भी बराबर होंगे। तो वो लॉजिक सी बात है, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे आप ही सोचो। जब दोनों में बाहर कॉस है, ये कॉस कॉस लिखा है, बीच में इक्वल का साइन लिखा है, तो इसका मतलब है इक्वल मतलब बराबर, तो ये दोनों बराबर हैं कॉस कॉस, तो अंदर वाले भी बराबर ही होंगे। ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन प्रूफ करना है हमें, है ना, समझना थोड़ी, हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ करके बताओ कि भाई ये दोनों बराबर है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। यहाँ पे ए लेंगे, यहाँ पे बी लेंगे, यहाँ पे सी लेंगे। यहाँ पे सी ही क्यों लिया, ए और बी क्यों नहीं लिए? तो मैंने बोला देखो कौन कौन से एंगल के बारे में बात चल रही, ए और बी के। अब ये होता है बेस, है ना, यहाँ से आपका मतलब क्लियरिटी समझ में आएगी। ए और बी के बारे में बात चल रही, और मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसके लिए निकाले जाते हैं, एक्यूट एंगल पे, और राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनता, तो ये दोनों होगा एक्यूट एंगल। तो यहाँ ए बी कुछ भी ले लो, या बी यहाँ ए ले लो। अगर आपने यहाँ ए ले लिया या बी ले लिया तो ये फेल हो जाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो काम करते हैं एक्यूट एंगल पे, और यहाँ तो आपने राइट एंगल रख दिया तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो जो भी एंगल के बारे में बात चल रही है ए और बी वो एक्यूट है, और एक्यूट है मतलब उनकी पोजीशन या तो यहाँ है या यहाँ है, कहीं भी ले लो, यहाँ मत लेना। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिखेंगे कैसे, शुरुआत कैसे करेंगे, है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अच्छे से लिखो यार, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही। इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें राइट एंगल सी पे बन रहा है, और हमें गिवन है, गिवन हमें क्या दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए का फॉर्मूला बताइए, तो आप बोलेंगे कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बी का वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब बेस क्या है, एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एंगल ए, एंगल बी का अलग एरो बना दिया है। एंगल ए के लिए बेस कौन है, तो आप बोलोगे उसके सामने वाली परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनियस है, तो बची बेस ये, मतलब ए सी, तो ये हो गया ए सी। और एच कौन, एच तो ए बी है, ये फिक्स है, हाइपोटेनियस तो फिक्स ही रहता है राइट एंगल के सामने। जब कॉस बी के बारे में बात चल रही है ना, एंगल बी के बारे में, तो बी के लिए बेस चाहिए, तो बी के लिए ये परपेंडिकुलर है, बेस है ये बीसी, बीसी, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो ए बी है। ये गड़बड़ बिल्कुल मत करना, है ना। यहाँ पे देखो बेस बेस लिखा है, लेकिन इसका बेस अलग है और इसका बेस अलग है, क्योंकि यहाँ अपन एंगल ए के रेफरेंस में देख रहे हैं, यहाँ एंगल बी के रेफरेंस में देख रहे हैं। अब आप जरा कंपेयर करो, दो रेशो बराबर आ रहा है, दोनों का इक्वल साइन, बीच में इक्वल का साइन लिखा हुआ है, मतलब दोनों बराबर हैं, और दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये कब बराबर होंगे, जब इनका न्यूमरेटर भी सेम होगा। आप ही लॉजिक लगाओ कि अगर दो चीज़ें बराबर आ रही, सपोज करो यहाँ 6 है और ये दोनों भी 6 आ रहे हैं, तो ऊपर कैसे अलग हो सकता है, अगर यहाँ 3 होगा तब भी यहाँ पे भी 3 लेना पड़ेगा, ये दोनों भी बराबर होंगे, नहीं तो फिर इक्वल का साइन होल्ड नहीं करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। अगर यहाँ 4 होगा तो ये दोनों चीज़ें बराबर थोड़ी हैं, 3/6 1/2 होता है, ये 2/3 होता है, तो इसका मतलब है अगर ये बीच में इक्वल का साइन है और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी इक्वल ही होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर AC बराबर BC, जो AC है वो किसके बराबर आ गई, BC के। AC बराबर BC का मतलब क्या हुआ, AC बराबर BC का मतलब हुआ कि जो AC है वो बराबर है BC के। इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, बिल्कुल, तो इसका मतलब ये आइसोसेलियस ट्रायंगल है, बिल्कुल, और राइट एंगल भी है, तो इस ट्रायंगल का नाम हो गया आइसोसेलियस राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो आइसोसेलियस ट्रायंगल बोलते हैं, तो हमें मालूम है पहले से ही। लेकिन हमें तो ये प्रूफ करना है ना कि एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूफ करो, ये तो आपने साइड प्रूफ कर दिया कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि हमें ये प्रूफ हो गया है अगर AC बराबर है BC, तो एक थ्योरम होती है
जो ट्रायंगल पे लगती है ना, सभी ट्रायंगलों पे लगती है, और जो छोटी क्लास में सिखाई जाती है 8th या 9th में, है ना, 9th में आ जाती है। वो थ्योरम ये बोलती है कि अगर ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्या लिखा जाता है उसको? इन ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल साइड्स के सामने वाले भी एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि AC बराबर BC है, तो AC के सामने वाला साइड एंगल कौन सा है? तो आप बोलेंगे एंगल B, तो एंगल B, ये इक्वल का साइन अपनी जगह। एंगल और BC साइड के सामने वाला एंगल कौन है? तो आप बोलेंगे एंगल A, तो एंगल A। इसका मतलब है एंगल A बराबर एंगल B है, बिल्कुल। और यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आपने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे लिख देना सिंस, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना देयरफॉर। कितना सिंपल है और कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का। हालांकि हमें पता था कि दोनों बराबर आने वाले, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे? तो एक ट्रायंगल बनाओ। इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है कि दो ट्रायंगल बना लिए जाते हैं, एक ट्रायंगल एक और। लेकिन दो ट्रायंगल में ना क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है, बहुत लेंदी हो जाता है। ये इसका सबसे आसान तरीका है करने का, सबसे अच्छा तरीका। थ्योरम क्या है कि हमने क्या प्रूफ कर दिया? हमने कॉस का फॉर्मूला लगा के ये प्रूफ कर दिया कि AC बराबर है BC के, मतलब दो साइड्स इक्वल है। तो ट्रायंगल में लगने वाली थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके दो एंगल भी इक्वल होंगे, और वो दो एंगल कौन से होंगे? उन साइड्स के सामने वाले एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। चलिए, आप समझ गए। छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सातवां देखते हैं। अरे सातवां भी सिंपल है। अब क्या कर दिया है आपसे? सिंपल है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया है, रेशो दे दिया है ना। मैं फंक्शन बोलता हूं तो आप याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोला जाएगा क्लास 11th में। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं पालना हमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोल रहा है या फंक्शन बोल रहा है। अब हम 11th 12th को भी पढ़ाते हैं तो हमारे मुंह से निकल जाता है फंक्शन, है ना। एक ही बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है क्वेश्चन? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की वैल्यू दी हुई है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। इस एक्सप्रेशन में है क्या? हमें साइन और कॉस की वैल्यू मिल जाए, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। साइन कॉस की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो बोलूंगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है तो आप बाकी के 5 निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ, अब भी तो सीखा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू गिवन हो तो बाकी के 5 निकाल सकते हैं। तो बोलूंगा बाकी के 5 चाहिए ही नहीं, आपको तो 2 चाहिए, साइन और कॉस। जो क्वेश्चन में जरूरत है वो निकालो। तो चलो जल्दी करें, यहाँ पे करते हैं। हमें मालूम है कॉट थीटा कितना दिया? 7/8। ठीक है, कॉस क्या होता है? तो आप बोलेंगे B/P। इसका मतलब है B जो है वो 7K आ गया, P कितना आ गया? 8K आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने। ये मैं जल्दी करा रहा हूँ, है ना, क्योंकि अब आप एग्जाम पर्पज से तो आप खुद ही कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ये तो आप खुद ही कर लेंगे। यहाँ हम टाइम बचा ले रहा है ना। एच तो मुझे निकालना है तो h², B मेरा है कितना? 7K, तो 7K का स्क्वायर हो जाएगा 49K²। परपेंडिकुलर हो जाएगा 8K, तो 8K का स्क्वायर 64K²। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर अपनी जगह। इनको ऐड करेंगे तो 9 और ये हो गया 13, कैरी आ गया 1, 11 6 10 11K²। ठीक है, 64 और 49। ठीक है, बड़ा खतरनाक आ रहा है यार। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, है ना। यहाँ पे रूट ले लेता हूँ तो 113K² का रूट, क्योंकि स्क्वायर हटा तो रूट लग गया। 113 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसका मतलब है 113 रहेगा, और K रूट के बाहर आ गया तो K आ गया। इसका मतलब है मुझे h भी मिल गया, और B और P तो मुझे पहले से ही पता थे, लेकिन मुझे तो चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना आएगा? तो आप बोलेंगे साइन थीटा होता है भैया P/H। P/H मतलब 8K अपॉन 113 रूट K, है ना। रूट K से K कैंसिल आउट हो गया, तो 8/√113 आपकी साइन की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे B/H। B कितना है? आप बोलेंगे 7K। H कितना है? 113 रूट K। K से K कैंसिल आउट हो गया और B की वैल्यू आ गई, कॉस B की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 7/√113। ये दोनों वैल्यू मैं कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? देखो मैंने ये निकाली,
कैसे निकाली? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से h निकाल लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, दोनों निकाल लिए। और कुछ क्यों नहीं निकालना? क्योंकि और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा आया है आपका कितना? 8/113 रूट। सही है, चलो 1 माइनस साइन थीटा वही 8/113 रूट। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा है आपका 7/113 रूट, और फिर माइनस में। अच्छा यहाँ दोनों प्लस में, इसको चेक कर लेना यार, है ना, कि प्लस में है कि माइनस में, मुझे याद नहीं है ना, क्योंकि पीपीटी बनी हुई है। तो क्योंकि अगर तरीके से यहाँ माइनस होना चाहिए तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता, और मेरे हिसाब से माइनस ही होगा, है ना, माइनस होगा। मान लेते हैं, अब प्लस लिखा हुआ तो प्लस ही लिख लेते हैं, है ना, इस तरीके से यहाँ माइनस होना चाहिए, तो क्वेश्चन जल्दी आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए जरा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है। अगर मैंने इसको ए बोला, क्या बोला मैंने? अगर इसको ए 1 को ए बोला, बीच में प्लस है, और इसको बी बोल दिया, तो यही सेम डाटा यहाँ लिखा है। तो ये देखिए ए, ये माइनस, ये बी, तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। आंसर क्या होता है इसका? आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब ये इसका स्क्वायर। बी की पोजीशन पे कौन है? ये दोनों एक ही जगह, एक ही बंदे। इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 8 का स्क्वायर 64 और 113 रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 113 आ गया। इसी तरीके से ना नीचे भी प्लस की जगह माइनस होना चाहिए। मैं माइनस ले लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाएगी। यहाँ पे कहाँ ले लूँ? यहाँ ले लूँ माइनस, है ना, ये माइनस है, मान लो, मुझे पक्का मालूम ये माइनस ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब इनका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ये 1 माइनस 49/113 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, एलसीएम ले लेके, और आप आंसर निकाल लेंगे। आप बोलोगे भैया आपने यहाँ माइनस लिखवा दिया, लेकिन अगर यहाँ प्लस होता तो बोलूँगा प्लस होगा तो तब भी कोई मतलब नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। हमें इसके बाद ना, अब इसको जरूर मैं माइनस वाले को सिंप्लीफाई करा दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है वो माइनस ही होगा यार। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेके 113 यहाँ गया, 113 माइनस का 64 अपॉन 113 हो गया। फिर नीचे देखिए 113 माइनस का 49 अपॉन 113 हो गया। ये 113 कैंसिल आउट हो गए। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9, और ये 10 में से 4 गए, 6 गए, 49 हो गया, और ये आ गया 13, ये आ गया 4, और 10 में से ये 64 हो गया। ये मेरा आंसर आ गया। और मुझे लगता है आप एक बार बुक में चेक कर लीजिएगा, जितना मुझे लगता है ना, क्योंकि अब हम थोड़ी याद करके आते हैं क्या है। यहाँ माइनस होना चाहिए, या तो यहाँ माइनस होगा या यहाँ, क्योंकि ऊपर अगर ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है तो नीचे भी लगेगी, तभी क्वेश्चन इतना सिंप्लीफाई होगा। क्योंकि अगर यहाँ प्लस कर दिया ना तो ये रूट ही सॉल्व नहीं होगा, और रूट सॉल्व नहीं होगा तो बहुत अजीब सा आंसर आएगा, और मैथमेटिक्स में ऐसे अजीब से आंसर नहीं आते। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसर ही तो अजीब आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा ये इसी का हिस्सा है। देखो क्या है, जब पीपीटी बनती है ना, जब टाइपिंग होती है तो उसमें बहुत माइनर मिस्टेक्स ही हो जाते हैं, है ना। एक कॉपी पे लिखना अलग बात होती है मैथमेटिक्स को, और मैथमेटिक्स को कंप्यूटर पर टाइप करना बहुत अलग बात होती है। उसमें ना बहुत गलतियां होती हैं, एक ऑटो करेक्शन भी हो जाता है जल्दबाजी में। तो इसमें ऐसी गलती नहीं है, क्योंकि जो बनाए जाते हैं, अब जैसे यहाँ पे cot 2 थीटा लिख दिया, जबकि तरीके से cot स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि cot 2 थीटा होगा ही नहीं। 2 थीटा क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये तो आपको 11th में आएगा, अभी थोड़ी आएगा। तो ये cot स्क्वायर थीटा है, लेकिन वो 2 ऊपर की जगह कहाँ गया? नीचे, क्योंकि आपने कंप्यूटर पर टाइप करा, है ना। तो यहाँ पे ये ना गलती हो ना तो आप इनको इग्नोर कर दिया करें, कि ना यार बहुत मेहनत से बनती है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मैथ्स की पीपीटी बनाने में, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कतें होती हैं। इंग्लिश की पीपीटी बनाने में या केमिस्ट्री फिजिक्स की में इतनी दिक्कत नहीं होती, इसमें तो सीधा टाइप करना है इंग्लिश में। इसमें मैथमेटिक्स के सिंबल ढूंढ के लाने रहते हैं, पावर वाले अलग, थीटा अलग, आइटा अलग, है ना। तो चलिए इनको, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मुझे मालूम है कॉट थीटा कितना दिया था, है ना। कॉट थीटा दिया 7/8, कॉट थीटा दिया 7/8, इसी क्वेश्चन का हिस्सा है वो, है ना। तो कॉट थीटा दिया 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 7/8 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, पावर 3 होता तो 3 कर देते, तो आंसर कितना आ गया? 49/64, 49/64। ठीक,
और यहाँ से मैं बिल्कुल अपनी बात पे श्योरिटी हो गई, मुझे क्या श्योरिटी हो गई कि यहाँ पे माइनस है। कहाँ पे? यहाँ पे माइनस है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर भी कितना आया कॉट स्क्वायर थीटा का? कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर आया 49/64। सही है। और मैं आपको बताऊं ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस मतलब है ना 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर वही आएगा जो कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर आएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर कितना? 49/64। और 49/64 कब आया था? जब मैंने यहाँ पे माइनस लिया था। अब बोलोगे ये कौन से फॉर्मूले, तो मैं बोलूँगा ये आप थर्ड एक्सरसाइज में सीखेंगे, अभी नहीं सीखना। अब हमें तो मालूम है तो हमारा लिंक कर लेते हैं हम लोग, है ना, इसमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे भैया माइनस है, 101% यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब भी देख के पता चल गया हमें, ऐसे लिंक हो जाती। तो ये हम लोग का एक्सपीरियंस काम आ जाता है पढ़ाते पढ़ाते, क्या ना यार कि पता चल जाता है कि क्वेश्चन में गलती कहाँ पे है ना। एक होता है अब याद करके थोड़ी आ रहे हैं सब लोग कि यार क्या है क्वेश्चन, वो तो अब इतने टाइम से पढ़ा रहे रहते हैं तो को आ जाते हैं, थोड़ा सा देख के क्या क्या पढ़ाना है और बस आके पढ़ा देते हैं, है ना। तो ये गलती थी, उसमें माइनस था, है ना। और कॉट स्क्वायर थीटा में नीचे ऊपर का 2 नीचे आ गया था, तो मैं बोला ना आप इग्नोर करके चलिएगा, इतना तो आप समझते होंगे कि जो कितनी मेहनत से बन रही पीपीटी। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में तो और सिंपल है यार। वही आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करते हैं, कॉट के बाजू में 3 कर देते हैं। आपको मालूम है ये 3 कॉट के बाजू में नहीं है, ये वहाँ पे है 4 के नीचे है। कॉट ए इक्वल्स टू 4/3, ये है आपका कॉट। क्योंकि यहाँ थोड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक के आजू बाजू कोई भी नंबर नहीं होगा, उसको हमेशा वहाँ पहुँचा दें। तो इसका मतलब ये बी है और ये पी है। हाँ मैंने बोला ये बी है और पी है, तो इसका मतलब है बी आ गया आपका 4 के, पी आ गया आपका 3 के। पाइथागोरस थ्योरम से आप h निकालेंगे तो 5 के आएगा। आप बोलोगे फिर आपने कैसे बता दिया, तो मैंने आपको याद नहीं कराई थी ट्रिपलेट 3 4 5 6 8 10 12 13 5, ये ट्रिपलेट होती हैं। ठीक है, अब ट्रिपलेट होती हैं तो देखो 3 4 है 3 है, तो अगला बचा क्या 5, तो ये 5 ही होगा हाइपोटेन्यूस। तो ऐसे टाइम बच जाता है हमारा। लेकिन एग्जाम में तो आपको पूरा पाइथागोरस थ्योरम से लगा के बताना पड़ेगा, डायरेक्ट थोड़ी लगा दोगे। ऑब्जेक्टिव में जा तो ट्रिपलेट याद कर लो, डायरेक्ट लगा दोगे, टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, tan a की वैल्यू चाहिए। ये tan स्क्वायर a का मतलब होता है, याद रखिएगा, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ऊपर स्क्वायर लगा है या कोई भी पावर लिखी हुई है तो आप उसे ऐसे लिखिएगा tan a, और ये पावर ना ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के ऊपर आ जाती है। तो कल को भैया अगर यहाँ 10 लिखी होती पावर तो ये ब्रैकेट के लगा के ऊपर 10 आ जाता, हाँ है ना। इसका मतलब है कि tan a का जो आंसर है उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, चलो अब उनने मुझसे पूछा है कि ये LHS है, ये RHS है और ये इक्वल है कि नहीं, है ना, इक्वल और नॉट। तो मैं देखता हूं, पहले मैं LHS को उठाता हूं। LHS में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया है, tan a, तो मैं tan a की वैल्यू पहले ही निकाल लूंगा, है ना। ये क्वेश्चन हम पहले ही निकाल लेंगे। tan a क्या होता है P/B, P कितना है 3 के, है ना, और B कितना है 4 के, तो K से K कैंसिल आउट हो गया, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3/4। अगर और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की चाहिए, साइन और कॉस की, तो साइन भी निकाल लो, डायरेक्ट निकाल दो। साइन ए होता है P/H, 3K/5 के, K से K कैंसिल आउट हो गया, मतलब 3/5। फिर निकालना है कॉस ए क्या होता है B/H, मतलब 4/5। ये सारी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले पकड़ते हैं LHS को। LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan a कितना दिया है, आप बोलेंगे tan a की वैल्यू 3/5 है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर लिखा है, तो स्क्वायर है मतलब 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9/16। ये नीचे हो जाएगा प्लस का 9/16, क्योंकि 1 एज इट इज। LCM तो सॉल्व करिए, हो गया 16 माइनस 9/16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, 16 माइनस 9 7 होता है, और 16 प्लस 9 25 होता है। ये आपका LHS आ गया। अब मैं RHS को पकड़ता हूँ और देखता हूँ कि उसका आंसर भी यही आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो इसका मतलब है इक्वल का साइन सही है, अदरवाइज नहीं है। तो RHS क्या है, RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
कॉस ए की वैल्यू आप बताइए, तो आप बोलेंगे कॉस ए की वैल्यू भैया 4/5 है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर करना पड़ेगा 4/5 का, जो कि हो जाएगा 16/25। और साइन ए की है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर 9/25। एलसीएम कितना आ गया 25, 16 - 9 आ जाएगा ऊपर, 16 - 9 7 होता है और नीचे 25। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों का LHS = RHS आ गया। आप बोलेंगे हाँ, इसका मतलब है कि LHS = RHS है, तो बीच में जो इक्वल का साइन है वो ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप बोलेंगे हाँ वो ट्रू है, मतलब यस और नॉट है, तो बिल्कुल इक्वल का साइन सही है। उन्होंने बोला था चेक करके बताओ ये सही है कि नहीं, तो आप बोलेंगे सही है, दोनों का इक्वल का साइन सही है, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि LHS = RHS आ रहा है। क्या करा, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, घुमा फिरा के बस 2 ही टाइप के क्वेश्चन है। पहले टाइप में जब हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखे, उसमें 2 साइड दी थी, तीसरी साइड निकालो, है ना, और बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी है उनकी वैल्यू फाइंड करो। 2 क्वेश्चन वो टाइप के देखे। फिर हमने थर्ड क्वेश्चन से हमने सीखने लगे क्या, कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालो। बिल्कुल निकाल लेंगे हम, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की दी हुई है तो हमने निकाल ली। फिर हमने उसी को थोड़ा और एडवांस कर दिया उन लोगों ने क्वेश्चंस को। उन्होंने क्या करा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू तो दी हुई है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछने के अलावा उन्होंने ये करा कि एक स्टेटमेंट दे दिया और आपसे पूछा कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो आप बस इतना देखना था उसमें कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू यूज हो रहा है, उनकी वैल्यू निकालना है और इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। इतना आसान। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे। क्या है, राइट एंगल किस पे बन रहा है, बी पर। राइट एंगल बन रहा है बी पर और tan ए दिया है 1/√3। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो आपकी मदद इतनी कर सकता हूं मैं कि राइट एंगल बी पे बनाओ, यहाँ पे सी, tan ए दिया है, tan ए की वैल्यू दी हुई है 1/√3। tan होता क्या, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे p की वैल्यू आ गई 1 के और b की वैल्यू कितनी आ गई √3 के। तो p कौन होगा, एंगल ए के लिए, एंगल ए ये है, एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो एंगल ए के सामने BC दिख रहा है, तो ये BC की वैल्यू हो गई 1 के, यहां से लेके यहां तक। फिर कौन है, कहना b कितना है √3 के। अब एंगल ए के लिए बेस कौन होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये बची हुई साइड BC बेस हो गया और ये हो गया √3 के, ये √3 के। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये वाली साइड निकाल लेंगे। अगर मुझे ये वाली साइड मिल गई, मुझे इस ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई। अगर तीनों साइड मिल गई, मुझसे पहला सवाल क्या पूछा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। जब आप साइन ए का लिखेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे P/H, ठीक है। कॉस सी निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा B/H, बीच में इनटू का साइन, प्लस कॉस ए मतलब B/H, साइन सी मतलब P/H। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होगी जिसमें गलती लगभग मतलब 10 में से 2-3 बच्चों से हो जाती है। वो गलती क्या होगी, आप नोटिस करो कि एंगल बदल के दिए, यहाँ एंगल ए है तो यहाँ सी है, यहाँ एंगल ए है तो यहाँ सी है। क्या फर्क आता है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है 1 के, लेकिन एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है 3 के। क्यों, क्योंकि एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, एंगल सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो बस हमको यहाँ देखना है, पिछला क्वेश्चन में हमने यही देखा था, है ना, कि जो हमने शायद 4th या 5th क्वेश्चन देखा था कि दो एंगल दिए थे, तो 2 एंगल दिए हैं तो आपको थोड़ा आराम से करना है क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन आप आराम से करेंगे, है ना, और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका समझ में आया है कि नहीं लेक्चर। ठीक है, सेकंड भी इसी का हिस्सा है। चलिए, है ना, 10 ये आपका होमवर्क, और फिर हमारा यहाँ से आते हैं ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं, है ना, और फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। मतलब कितने क्वेश्चन हो गए आपके होमवर्क में, एक हो गया आपका 9th और एक हो गया आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन भी वही है ना, बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब हम 11th क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में पहला क्वेश्चन देखेंगे, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। क्यों है फॉल्स,
उन्होंने बोला tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती थी। हम बोलेंगे बिल्कुल गलत है। क्यों? कारण भी रीजन भी लिख देना, कहना बिकॉज tan 60 जो होता है वो √3 होता है, और √3 का मतलब होता है 1.73। क्या होता है? 1.73। 1.73 हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये गलत बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं tan a का आंसर हमेशा 1 से कम आता है, जबकि उसका tan 60 का आंसर ही √3 है और उसका आंसर वो 1 से बड़ा है। तो ये फॉल्स है। रीजन में क्या लिखना है? ये लिखना है रीजन में, है ना, बिकॉज। चलिए, इतना सिंपल है। ये तो आपको अगर टेबल याद है तो आप बिल्कुल डायरेक्ट बता सकते हैं, है ना, देख के ही। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि sec के बराबर 12/5 है फॉर सम एंगल ऑफ ए। sec के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि sec का जो आंसर आता है 1 या 1 से बड़ा होता है। sec का साइन और कॉस का आंसर हमेशा 1 और 1 से छोटा होता है। sec का आंसर हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा। तो आप देखेंगे कि अगर 12/5 करेंगे, अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.4 आएगा। 2.4 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब है कि ये ट्रू है। ये सिर्फ sec के लिए ट्रू है, sec और cosec के लिए। sec और cosec का याद रखिएगा कि sec और cosec का जो आंसर रहता है, sec और cosec, ये दोनों आंसर जो रहते हैं 1 से बड़े रहते हैं। 1 तो आ सकते हैं और 1 से बड़े भी आ सकते हैं, लेकिन इनका आंसर 1 से छोटा नहीं आता। ठीक है, sec और cosec के लिए। चलो, तो इसका मतलब ये ट्रू है, बिल्कुल ये ट्रू है ना। ये क्या है आपका स्टेटमेंट? ओहो, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ एंगल ए। ये गलत है। क्यों? cos a जो शॉर्ट फॉर्म होता है, उन्होंने बोला वो इसका होता है cosecant का, जबकि cos a का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए को, इतनी बड़ी इंग्लिश की लाइन को अगर हमें मैथमेटिक्स में cos a लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है cosec a। क्या है? cosec a। ये तो गलत है, फॉल्स है ये। ठीक है, इसका मतलब देखो उसी में नाम छुपा रहता है। देखो cosec लिखा हुआ है ना, cosec। देखो इसमें लिखा है कोसाइन, तो cos, तो उसमें छुपा रहता है, तो ये फॉल्स हो गया आपका। फिर लास्ट क्या लिखा हुआ है? फोर्थ, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड एंगल a। गलत है ये भी फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? फॉल्स क्यों है? क्योंकि cot a का मतलब होता है cot कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। एंगल ए का कोटेंजेंट, एंगल ए के कोटेंजेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में cot a बोलते हैं। इंग्लिश की इतनी बड़ी लाइन को हम मैथमेटिक्स में लिखने के लिए cot a कर देते हैं। इसका कतई मीनिंग ये नहीं होता कि cot का a में प्रोडक्ट, cot इंटू a, ये नहीं होता इसका मतलब। इतनी बड़ी लाइन को कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए को अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम cot a बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, इस एक्सरसाइज का। वो क्या है? साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है क्या किसी एंगल पे? तो मैं मना कर दूंगा। क्यों मना कर दूंगा? देखो, मैंने अभी आपको छोटी सी चीज बताई थी, है ना। क्या बताया था? कि साइन और कॉस का जो आंसर रहता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो आंसर रहता है, वो दोनों का आंसर ना 1 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर होता है। जबकि सेक थीटा और कॉसेक थीटा का जो आंसर रहता है वो हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। मतलब बना सकता है दोनों का आंसर, लेकिन साइन और कॉस का आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा, जबकि सेक और कॉसेक का आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा। आप अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4/3 का मतलब होता है 1.3 कुछ आएगा। इसका मतलब है साइन थीटा का आंसर 1.3 लिखा हुआ है, और मैंने अभी बताया कि साइन थीटा का आंसर तो 1 से छोटा आएगा या 1 आ सकता है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 10.8.1। तो यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 8.2 कंप्लीट करेंगे। आपको जितना आसान लग रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री, इतनी ही आसान है ना। बस वो तो लोगों ने बना के रखा है कि यार क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं वो, तो उनको समझ में आता नहीं है, फिर वो बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टफ है। और अगर आपने 10th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर ली तो आप यकीन मानिए कि आपकी 11th और 12th बहुत आराम से निकलेगी। और अगर आपने 10th की ट्रिग्नोमेट्री बिगाड़ ली तो आपकी 11th और 12th में आपको बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।